गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केम सक्सेस पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अपन आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की, जो आईआईटी और नीट की नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन सारी चीज़ कवर करेंगे, चाहे वो आपकी 12th क्लास हो, चाहे वो नीट हो या फिर जेडब्ल्यू मेंस हो। तीनों चीज़ों को कवर करके और फिर इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो वन बाय वन समझते जाना। लैंग्वेज अपनी दोनों रहेगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बहुत लैंग्वेज चलेगी। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो 12th क्लास की यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक। तो इस कंपाउंड की इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो पहले अपन इसकी इंट्रोडक्शन और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, टर्मिनोलॉजी क्या होगी। उनको समझने के बाद आगे की चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। जहां भी समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा, आपके सारे डाउट दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं इसकी बात तो अपन बाद में करते हैं। पहले अपन आते हैं योगात्मक यौगिक। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में। एक टर्म आती है निकल के, योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये एडिशन कंपाउंड क्या होता है, पहले इस चीज की बात करते हैं। देखना भाई, एडिशन कंपाउंड बोले तो योगात्मक यौगिक। देखो, ये योगात्मक यौगिक क्या है, आपको दो सिंपल सोल्ट लेने हैं। दो सिंपल सोल्ट बोले तो दो साधारण लवण लेने हैं, उनको मिक्स करना है। दो साधारण लवण लेना है और उनको मिक्स करना है, दो सिंपल सोल्ट को मिक्स करना है। अब मिक्स करना इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना भी मिक्स कर दो, एक तो एक चम्मच डाल दिया, एक एक मुट्ठा भर के डाल दिया, गलत हो जाएगा वो। निश्चित अनुपात में लेना है। कोई भी दो सिंपल सोल्ट लेना है, उन दोनों को निश्चित अनुपात में लेके मिक्स करना है और एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई, दो सिंपल सोल्ट लो, उन दोनों को मिक्स कर दो आप, लेकिन डेफिनेट रेशियो होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए और उनको मिक्स करना है। मिक्स करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो जो एक अलग कंपाउंड बना है उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक या फिर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। देखती सी बात है भाई, दो चीज आके जुड़ेगी, दो सिंपल सोल्ट है वो आपस में आके जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका योगात्मक यौगिक बन जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी जनरल सी डेफिनेशन थी कि दो सिंपल सोल्ट लेना है, उनको निश्चित अनुपात में मिक्स करना है और एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है। कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एडिशन कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को और यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो, दो टाइप के होते हैं एडिशन कंपाउंड, आपके दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके। देखना, पहला होता है आपका डबल सोल्ट और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट। जो डबल सोल्ट है इसको बोलते हैं हिंदी में द्विक लवण। क्या बोलते हैं, द्विक लवण। और इसको बोलते हैं उपसंयोजक। कॉम्प्लेक्स सोल्ट को मतलब उपसंयोजक लवण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो भाई, पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद अपन इसकी बात करेंगे। अपने पूरे चैप्टर के अंदर ये चलने वाला है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में दे रखा है, तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी बात करेंगे। तो देखो, डबल सोल्ट क्या होता है, ये है तो इसी का टाइप। तो सिंपल सी बात है, अपन को दो सिंपल सोल्ट तो लेने पड़ेंगे, टाइप इसका है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या थी, दो साधारण लवणों को मिक्स करना है, दो सिंपल सोल्ट को मिक्स करना है। तो ये भी तो इसी का टाइप है, तो इसमें भी आपको दो सिंपल सोल्ट को मिक्स करना है। लेकिन ध्यान रखना यह है कि आपको कौन से दो सिंपल सोल्ट मिक्स करने हैं। ऐसे दो सिंपल सोल्ट मिक्स करने हैं जिसके अंदर क्या हो, जो एनाइन वाला पार्ट हो वो क्या हो, सेम हो। जो रिनाइन वाला भाग है, जो दो सिंपल सोल्ट ले रहे हो उनके जो एनाइन वाला पार्ट है वो क्या हो, दोनों का सेम हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कोई भी दो सिंपल सोल्ट ले रहा हूं, जैसे एक मैंने ये ले लिया FeSO4 और दूसरा मैं जो सिंपल सोल्ट ले रहा हूं, साधारण लेवल ले रहा हूं, वो ले रहा हूं NS4 2SO4 और इनको मैंने वाटर में ऐड कर दिया, NO6H2। इतने वाटर मॉलिक्यूल है इसमें कर लिया, क्योंकि अपन एक नया कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं तो हवा में तो बनेगा नहीं, कोई मीडियम तो लेना पड़ेगा, तो मैंने ये वाला वाटर मीडियम ले लिया। ठीक है, अब देखो, मैंने इसका और इसका निश्चित अनुपात लिया, इसको भी 1:1:1 है, दोनों 1:1 में है।
ये भी सिंपल सोल्ट है, ये भी सिंपल सोल्ट है। तो देखो अपन द्विक लवण की बात कर रहे हैं, डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना ये आपका FeSO4 है और ये NH4 2SO4 है। सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि ऐसे सिंपल सोल्ट लेने हैं जिनका एनाइन वाला पार्ट क्या हो, सेम हो। इस सिंपल सोल्ट के अंदर इधर वाले में एनाइन कौन है, SO4-2 है, और इसमें भी कौन है एनाइन, SO4-2 है। तो दोनों का एनाइन वाला भाग क्या है, सेम है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ऐसे सिंपल सोल्ट को आप जब भी मिक्स करोगे तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, डबल सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, द्विक लवण बनेगा, डबल सोल्ट बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसकी कि आप जो दो सिंपल सोल्ट ले रहे हो उन दोनों सिंपल सोल्ट के अंदर जो एनाइन वाला पार्ट है वो हमेशा आपका सेम होना चाहिए, तब तो वो आपका डबल सोल्ट बनाएगा, अदरवाइज वो डबल सोल्ट नहीं बनाएगा। और डेफिनेट रेशियो बोले तो इसका 1:1 में लेना है अपन को, इसका भी 1 लिया, इसका भी 1 लिया, डेफिनेट रेशियो है ये। ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, रेशियो एकदम से डेफिनेट होना चाहिए। तो आपको दो सिंपल सोल्ट लेने हैं जिनका एनाइन वाला पार्ट क्या हो, सेम हो, रिनाइन वाला भाग क्या हो, सेम हो, उनको अपन मिक्स करेंगे तो अपना क्या बनेगा, डबल सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डबल सोल्ट बनेगा। चलो इसको मिक्स कर देते हैं, देखो अब क्या बनेगा, ध्यान देना थोड़ा, देखना भाई। जैसे इनको मैंने मिक्स किया, इन सबको मैंने मिक्स किया, तो इनको जब मैं मिक्स करूंगा तो देखो क्या बनेगा। ऐसा कैसा जोड़ दो भाई, ऐसा का ऐसा जोड़ दो, FeSO4, ये दो प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, इसका मतलब ये जुड़े हुए आपस में, NH4 2SO4, ये आ गया आपका 6H2O, ये बन जाएगा। जब मैंने इन दोनों सिंपल सोल्ट को मिक्स किया तो ये वाला बन गया है आपका। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एक डबल सोल्ट का एग्जांपल है और इसका नाम होता है मोहर सोल्ट। क्या नाम होता है इसका, मोहर सोल्ट, मोहर लवण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये था डबल सोल्ट का पहला एग्जांपल। दो सिंपल सोल्ट लेना जिसमें एनाइन वाले पार्ट सेम हो, मिक्स करो और आपका क्या बन जाएगा, डबल सोल्ट बन जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, देखना भाई। तो देखना, ध्यान देना थोड़ा। मैं वापस कोई दो सिंपल सोल्ट ले रहा हूं, जैसे पहला है KCl और सेकंड है MgCl2। इनको भी मैंने वाटर में लिया, 6H2, ये लो। ये भी सिंपल सोल्ट, ये भी सिंपल सोल्ट, दोनों सिंपल सोल्ट है। इसमें एनाइन कौन है, Cl- है, और इसमें एनाइन कौन है, Cl- है। तो बोले तो दोनों सिंपल सोल्ट में एनाइन वाला पार्ट क्या है, सेम है। तो अब ये क्या बनाएंगे, आपके डबल सोल्ट बनाएंगे। समझ में आ गई, द्विक लवण बनाएगा। तो इसको मिक्स कर दो भाई, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल सोल्ट हो जाएगा, द्विक लवण हो जाएगा। तो ये है आपका द्विक लवण और इसका नाम होता है कार्नेलाइट। क्या नाम होता है इसका, कार्नेलाइट। इसका नाम होता है आपका कार्नेलाइट। ठीक है, तो बस ध्यान इतना सा रखना इसके अंदर, जो सिंपल सोल्ट ले रहे हो उसमें एनाइन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, तो ध्यान दो ना थोड़ा सा। एक सिंपल सोल्ट ले रहा हूं मैं K2SO4, दूसरा ले रहा हूं मैं Al2SO4 की होल थ्राइस, और इसको मैं इतने वाटर मॉलिक्यूल में डाल रहा हूं 24H2O के अंदर। ठीक है, जब मैंने इन तीनों को मिक्स किया तो देखो एक सिंपल सोल्ट ये, दूसरा ये, एनाइन वाला पार्ट दोनों में क्या है, सेम है। इसका एनाइन पार्ट और इसका एनाइन पार्ट, दोनों का एनाइन पार्ट क्या है, सेम है। तो देखना आप इनको मिक्स करेंगे तो ऐसा कैसा जोड़ दो, सबके सब कुछ नहीं करना है इसके अंदर, K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये बन जाएगा आपका एक डबल सोल्ट। सिंपल सी बात है, इनको ऐसा कैसा जोड़ना, प्लस हटाना ना, बीच में डॉट लगाना है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं इसको, पोटास एलम। बोले तो अपनी जो सिंपल भाषा में इसको फिटकरी बोलते हैं। ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है, तो जो फिटकरी है वो एक डबल सोल्ट का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने डबल सोल्ट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। आगे इस चैप्टर में डबल सोल्ट की कुछ बातें और करते हैं, देखना भाई।
देखना तो डबल सॉल्ट में देखना, जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं इनमें ध्यान रखना कि ये जो आप इसको जैसे ही एक्वस मीडियम में डालते हो, जलीय माध्यम में डालते हो, ये अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस कर देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। ये कैसे खो देते हैं ध्यान देखना, ये अपनी पहचान कैसे खो देते हैं। जैसे मैंने एक डबल सोल्ट ले लिया, एक डबल सोल्ट ले लिया, मैं मोहर सोल्ट ले लेता हूं, जैसे FeSO4 डॉट NH4 SO4 डॉट 6H2, ये मैंने एक मोहर सोल्ट ले लिया। अब ये देखो जलीय माध्यम में अपनी पहचान कैसे खोएंगे। आपने जैसे इसको वाटर में डाला, एक्चुअल में इसके साथ ये वाटर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या क्रिस्टलाइज वाटर है, ये इसको क्या वेपर में चेंज करके फिर बनाया हुआ है। ठीक है, जब आपने इस एक्वस मीडियम में इसको डाला था तब आप इसको वेपर में चेंज करते हैं पहले, समझ में आ रही है, तब वो आपका क्या क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप के अंदर आ जाएगा। इसकी बात करते देखो, आप इसको जैसे ही वाटर में, चलो इसको भूल जाओ, ये नहीं है इसके अंदर, अपना मेन यही है। इसको आप जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये अब ऐसा कैसा नहीं रहेगा वाटर में। आप इसको ऐसा डाला है लेकिन वाटर में डाल दिए, ऐसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आप जैसे इसको वाटर में डालोगे ये अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा, ये किस में टूटेगा? देखो, एक तो आपका Fe+2 में टूटेगा, प्लस इधर SO4-2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस NH4 प्लस में टूटेगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका SO4-2 में हो जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल है तो दो लगा दो, ये लो, इस प्रकार से टूट जाएगा। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, इस प्रकार अपने आयंस में टूट जाएगा। तो आपने डाला तो ये है, जबकि पानी में डाल दी ये हो गया, चेंज हो गया, पानी में डाल दी अपने आयंस में टूट जाएगा। तो कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि ये अपनी आइडेंटिफिकेशन वाटर में क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसको वाटर में डालोगे ये अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ठीक है, ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को, एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसमें जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये 3 टाइप के आयन देगा। कितने टाइप के आयन देगा? 3 टाइप्स ऑफ आयन देगा, 3 प्रकार के आयन देगा। कौन से? ध्यान देखना, इसमें 2 तो होंगे धनायन और 1 होगा ऋणायन। जैसे ही आप डबल सोल्ट को पानी में डालते हो तो ये कितने प्रकार के आयन देगा? 3 प्रकार के आयन देगा। कौन कौन से? 2 तो देगा धनायन और 1 देगा ऋणायन, 2 केटायन और 1 एनायन। देखो इसमें चेक कर लो, चाहिए आपने डाला केटायन कौन कौन से हैं? एक तो Fe+2 है और सेकंड कौन सा है? NH4 प्लस है। 2 केटायन है आपके पास, एक तो Fe+2 और दूसरा NH4, तो 2 तो केटायन हो गए। एनायन कितने? एनायन कौन सा है? SO4-2। इधर भी तो SO4-2, तो एनायन है तो 2, संख्या में तो 2 है, नंबर में तो 2 है, लेकिन है तो वो एक ही ना। ठीक है, तो 2 तो हमेशा केटाइन देगा। जैसे एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, लेकिन एनाइन हमेशा कितना देगा? 1 देगा। एक ये, एक ये, किसी भी डबल सोल्ट को आप डाल के देख लेना, वो हमेशा 2 केटाइन देगा और 1 एनाइन देगा, 2 धनाइन और 1 ऋणाइन। ये डबल सोल्ट की सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, तो ध्यान रखना। डबल सोल्ट को जब भी आप डालोगे, किसमें? वाटर के अंदर डालोगे, तो वो हमेशा 2-3 टाइप के आयन देगा। कौन कौन से? 2 तो केटाइन और 1 एनाइन। सिंपल सी चीज है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये था आपका डबल सोल्ट, जिसके बारे में आपको याद रखना है। चाहे कोई सा भी डबल सोल्ट हो, सबको आप डाल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा वो कितने टाइप के आयन देगा। तो 3 टाइप के आयन देगा, दिमाग में रखना है। मैं नंबर ऑफ आयन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप्स ऑफ आयन की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो सकते हैं, मैं ओनली टाइप्स ऑफ आयन की बात कर रहा हूं, आयन के प्रकार की बात कर रहा हूं। तो 3 प्रकार के आयन देंगे, 2 केटाइन और 1 एनाइन। ठीक है, एक और चलो चेक कर लेते हैं। जैसे ये चेक कर लेते हैं कार्बोनाइट को, KCl डॉट MgCl2, ये आपका है। इसको देखो, ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? K प्लस में टूटेगा, प्लस Cl माइनस में टूटेगा, प्लस Mg+2 में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो चेक कर लो कितने केटाइन है। देखो एक केटाइन तो ये रहा और सेकंड केटाइन ये रहा, 2 तो केटाइन हो गए। और एनाइन, एनाइन तो वही सेम है ना, Cl। इसलिए तो मैंने पहले बताया था कि आपको ऐसे 2 सिंपल सोल्ट मिक्स करने हैं जिसमें एनाइन वाले पार्ट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये आपके 2 केटाइन देंगे हमेशा और 1 एनाइन देगा। इस प्रकार से 3 टाइप के आयन देगा। इस चीज को आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, ये था आपका डबल सोल्ट। अब अपन मेन चैप्टर के अंदर इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है उसकी बात करते हैं, देखना भाई।
चलो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट की, कि कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है। देखना भाई, अभी आपने क्या किया, सिंपल सोल्ट को मिक्स किया और वो आपस में आके जुड़ गए। लेकिन अब भी आपको क्या करना है भाई, जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है वो भी किसका प्रकार है, वो भी तो आपका डबल उसी का प्रकार है, एडिशन कंपाउंड का प्रकार है, योगात्मक यौगिक कई प्रकार है। तो आपको उसमें भी क्या करना पड़ेगा, दो सिंपल सोल्ट को मिक्स करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, दो सिंपल सोल्ट को मिक्स करना है। अब इसमें जैसे ही आपने मिक्स किया था डबल सोल्ट के अंदर, तो वो दोनों जुड़ गए थे आपस में। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही आप दो डबल सोल्ट को मिक्स करते हो तो वो क्या कर लेते हैं, एक अलग रूप में आ जाते हैं। वो क्या आ जाते हैं, एक अलग रूप में आ जाते हैं, वो अपनी पहचान खो देते हैं। पहले वाले क्या कर देंगे, अपनी पहचान खो देंगे। जैसे आप एक एग्जांपल इसको ऐसे समझो, आपने दो सिंपल सोल्ट लिए, जैसे एक तो ये मान लो आप, तो एक तो HCl ले रहे हो, एक आप ले रहे हो अमोनिया ले रहे हो। ये देखो आपने इन दोनों को मिक्स किया है, दोनों सोल्ट, इसमें देखो दोनों को आप मिक्स करोगे तो देखो क्या होगा, यहां पे Ag के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। अब देखो ये क्या बनाएगा, जैसे आप इनको मिक्स करोगे तो क्या होगा, AgNH3 की होल ट्वाइस, और ये Cl आ जाएगा बाहर। अब चेक करो एक अलग रूप में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे Ag के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cl, और यहाँ पे Ag के साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात। तो देखो, तो जैसे आप दो सिंपल सोल्ट को मिक्स करते हो तो इसके अंदर क्या है, एक अलग ही रूप में आ जाता है, एक अलग कंपाउंड बन जाता है, उनके बीच में उपसंयोजक बंध बन जाता है। ये Ag और NH3 दिख रहा है, इनके बीच में कौन सा बंध है, उपसंयोजक बंध है। अभी बात करेंगे डिटेल से इनके बारे में, ठीक है, वो आगे की बातें आगे अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में। तो अभी आप इतना याद रखो, जब दो सिंपल सोल्ट को आप मिक्स करते हो तो वो एक अलग ही रूप के अंदर आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, एक अलग रूप के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये देखो, आपका AgCl को मिक्स किया तो Ag के साथ यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका उपसंयोजक यौगिक। समझ में आ गई बात, कॉम्प्लेक्स सोल्ट इसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट की पहचान अपन किससे करेंगे, तो देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो बड़ा वाला कोष्टक स्क्वायर ब्रैकेट, इससे पहचान करेंगे। जिस भी सोल्ट में ये मिल जाए ना, तो वो मान के चलना आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान अपन इसी से करेंगे कि भाई ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, इसी का मतलब क्या है कि वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। एक चीज याद रखना, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, वो तो मेनली तो यही होता है, जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, यही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपका ये जो बाहर की साइड है, ये क्या है, सारे के सारे ये तो काउंटर आयन होते हैं, सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इस चीज को आपको याद रखना है, ये सिर्फ काउंटर आयन है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। जैसे इधर का एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपको मिक्स कर रहा हूं, जैसे FeCN2, FeCN2 को मैं कर रहा हूं KCl में, ये लो भाई, KCl में मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं FeCN2 को KCl के अंदर मिक्स करूंगा तो देखो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, K4FeCN6, ये बन जाएगा। तो अब इसमें देखो, ये किधर की साइड है, आगे की साइड है। ठीक है, इन सारी चीजों की आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। इधर होगा तो क्या होगा, इधर होगा तो क्या होगा, इन सारी चीजों की बात करेंगे अपन आगे डिटेल से। ठीक है, तो अभी ध्यान देना आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, वो आपका केवल ये है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर जो है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ये जो बाहर की साइड होते हैं, जैसे ये इसमें इधर की साइड है और इसमें इधर की साइड है, ये सिर्फ काउंटर आयन है, ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने का काम करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक अलग रूप में आ जाते हैं। जैसे आप दो सोल्ट को मिक्स करोगे तो एक अलग ही रूप ले लेते हैं, उनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, उपसंयोजक बंध पाया जाता है। उनको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोलेंगे। ठीक है, ये थी इनकी जनरल सी डेफिनेशन थी। चलो इनकी आगे बात करते हैं, दो तीन चार और बात करते हैं, देखना। देखना भाई, तो देखो उसमें मैंने आपको क्या बताया था डबल सोल्ट के अंदर, कि डबल सोल्ट को आप जैसे ही वाटर में डालोगे, तो वाटर में डालते ही वो अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। ये चीज अपन ने देखी थी। ठीक है, लेकिन इसमें देखना, आप इसको वाटर में डालोगे तो ये अपनी पहचान कभी भी नहीं खोएगा, कभी भी नहीं खोएगा। क्यों,
देखो मैं आपको ये देता हूं, जैसे ये है, आपने इसको पानी में डाला K4FeCN6, इसको आपने पानी में डाल दिया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अब देखो एक चीज आपको याद रखना है, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट जो बड़ा वाला कोष्टक दिख रहा है, इस बड़े वाले कोष्टक के अगर इधर कुछ है तो वो आपका हमेशा केटाइन होगा, उस पर प्लस चार्ज होगा। अब अगर इस पे प्लस चार्ज है तो इस पे क्या हो जाएगा, पूरे पे माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक साथ रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये पूरा इतना इतना जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये पूरा एक साथ रहेगा, इसलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोलते हैं भाई। एक कॉम्प्लेक्स है ये चीज, ठीक है, जटिल चीज है एक, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ रहता है हमेशा, ऐसा नहीं कि एफ ही अलग है सी एन अलग है, अलग अलग नहीं होंगे, ये पूरा एक साथ रहेगा इतना इतना, और ये इसके जो बाहर है ये अलग रहेगा। अगर इस ब्रैकेट के इधर की साइड कोई आयन है तो उस पर प्लस चार्ज होगा। मान लो इस पे आपका क्या +1 है, तो अब इस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4 पे कितना हो जाएगा, +4, तो इस पे कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी आपका कंपाउंड होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इतना ध्यान रखना है, इस कोष्टक के इधर की साइड अगर कोई आयन है, इनको आयंस बोलते हैं, जो कोष्टक के इधर की साइड होगा वो आयंस होते हैं। तो ये जो आपका इधर की साइड है, इस पे हमेशा प्लस चार्ज होगा। अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इधर वाले पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर इधर की साइड है तो कोई, जैसे थोड़ी देर पहले अपने किया था AgNH3 और ये है आपका Cl। इस बार देखो स्क्वायर ब्रैकेट के इधर की साइड क्या है, आपका Cl है, ठीक है। तो अब इस पर क्या होगा, माइनस होगा, इधर वाले पे हमेशा माइनस होगा। तो ये देखो इस पे -1 है, तो अब इस पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के इधर कोई आयन है तो उस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर की साइड कुछ है तो उस पे माइनस होगा, इस पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना हमेशा, ठीक है। तो चलो अपनी बात ये करते हैं कि इनको जब भी अपने वाटर में डालते हैं तो क्या ये अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस करते हैं, क्या अपनी पहचान खोते हैं, इस चीज की अपन को बात करनी है। तो ध्यान देना थोड़ा सा। ये देखो मैंने इसको पानी में डाला है, मैं इसको पानी में डाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको पानी में डालूंगा तो देखो ये कैसे टूटेगा, आपका ये टूटेगा 4K प्लस साइन प्लस FeCN6, इस पे आ जाएगा -4, ठीक है। मैंने पहले बोला था ये पूरा आयन एक साथ रहेगा, जटिल संरचना है ये, कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो पूरा हमेशा एक साथ रहेगा, इसमें ये नहीं करना है Fe को अलग कर दिया, Cn को अलग कर दिया, ये दोनों एक साथ जुड़ के ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये इसको पानी में डालोगे तो आप ये इस प्रकार बनेगा। देखो इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस करी क्या, बिल्कुल नहीं करी। मैंने पहले बोला था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नहीं है, ये आपका जो बाहर की साइड होते हैं ये कभी भी जो आपके उपसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका पार्ट नहीं होते। ये सिर्फ काउंटर आयन होते हैं जो चार्ज को बैलेंस करते हैं। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कौन सा है, उपसंयोजक यौगिक तो कौन सा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो क्या ये अब अलग हुए क्या, ये अलग नहीं हुए, ये तो पहले भी इसमें ऐसे थे, अभी भी इसमें ऐसे ही है। कोई चेंज हुआ क्या इसमें, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो क्या इन्होंने अपनी पहचान खोई, क्या अपनी आइडेंटिफिकेशन इन्होंने लॉस की, ये अपनी कभी भी आइडेंटिफिकेशन लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो पूरा ऐसा कैसा ही है, पहले भी ऐसा कैसा ही था, अभी भी ऐसा कैसा ही है। इसमें आप खुद खोज मत कर देना कभी कि इसको एफ को तो आपने अलग भगा दिया और सीएन को अलग भगा दिया, गलत हो जाएगा। ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। इस चीज को आपको दिमाग में सेट रखनी है, खोपड़ी में सेट रखनी है कि ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो वो वाटर जो डबल सोल्ट होते हैं, डबल सोल्ट को आप जैसे ही वाटर में डालते हो तो वो क्या होता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस कर देता है। लेकिन इसको आप जैसे ही डालोगे तो ये अपनी आइडेंटिफिकेशन कभी भी लॉस नहीं करेगा। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थी अपनी आइडेंटिफिकेशन की। अब एक चीज का कंपैरिजन और करते हैं अपन कि जो डबल सोल्ट था उसने कितने टाइप के आयन दिए थे, इसने 3 टाइप के आयन दिए थे, याद हो तो 2 तो केटाइन दिए थे और 1 एनाइन दिया था। अब इसमें देखना ये हमेशा 2 टाइप के आयन देता है। ये कितने टाइप के आयन देगा, 2 टाइप्स के आयन देगा। कौन कौन से, 1 केटाइन और 1 एनाइन। देखो ये केटाइन है, एक तो केटाइन, अरे मैं नंबर ऑफ आयन्स की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा हो सकते हैं, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, वो क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ आयन की बात कर रहा है या फिर नंबर ऑफ आयन्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं टाइप्स ऑफ आयन की बात कर रहा हूं, ये 2 टाइप के आयन देगा। कौन कौन से, एक तो देखो K+, ये क्या है आपका केटाइन है, और ये पूरा क्या हो गया एनाइन। तो एक तो ये इधर केटाइन हो गया और एक ये एनाइन हो गया।
तो ये दो टाइप के आयन देगा हमेशा, एक धनायन और एक ऋणायन, सिंपल सी बात है। और वो उसने क्या दिया था, दो धनायन और एक ऋणायन, इतनी चीज याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन था, दोनों का इंट्रोडक्शन था। अब इस चैप्टर को अपन चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ध्यान देखना, देखना भाई आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे यही दे देता हूं मैं आपको, जैसे K4 FeCN6 मैंने ये दे दिया। इस कंपाउंड को मैंने जलीय माध्यम में डाला है, इस कंपाउंड को मैंने जलीय माध्यम में डाला है, तो बताइए ये कितने प्रकार के आयन देगा, ये कितने प्रकार के आयन देगा। तो देखो ऑप्शन है आपके सामने, ग्यारह प्रकार की, सेकंड है 5 प्रकार के, थर्ड है 3 प्रकार के, और फोर्थ है 2 प्रकार के। ये लो, आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालने पे कितने प्रकार के आयन देगा, ठीक है चेक कर लेते हैं भाई। 4 आयन तो ये हो गए, एक आयन ये हो गया, 5, 6 आयन ये हो गए, 11, तो टोटल आयन कितने हो गए 11। तो अपना कौन सा सही हो जाएगा 11 आयन। और आप भी यही करके आओगे एग्जाम में, और फिर 12 के ताली पटका करोगे तो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, गलत ही होगा ना। ये 11 आयन नहीं देगा, ये इनको अलग नहीं करना है आपको, इनको अलग नहीं करना है। ये आपका किसका प्रकार है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट का प्रकार है। और कॉम्प्लेक्स सोल्ट कितने प्रकार के आयन देता है, 2 प्रकार के आयन देता है, समझिए आगे मेरी बात। तो 2 प्रकार के आयन देता, तो ये रहा आपका एक केटायन हमेशा और एक एनायन, ठीक है। अब लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को सुनना दूसरा, मैंने अभी ये बोला कि कितने प्रकार के आयन देगा, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने आयन देगा। इस बार उसने आयन की संख्या पूछी है, कितने आयन देगा। तो ये आयन कितने देगा, देखो आपके 4 तो देंगे पोटेशियम, और ये तो पूरा एक साथ रहेगा, इनको अलग नहीं करना है। मैंने पहले भी बोला था, इनको अंदर वालों को अलग नहीं करना है, अंदर वालों को अलग कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 तो पोटेशियम हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे 5। तो ये 5 आयन देगा, इनके नंबर तो होंगे 5, और इनके कितने प्रकार के देगा, तब आंसर हो जाएगा आपका 2। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन सी बात थी जो मैंने आपको बताई है। अब चलो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी वगैरह की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, उपसंयोजी यौगिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर्स के बारे में। तो जैसे जैसे चीज है, सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, स्टार्टिंग से समझोगे तब जाके आगे की थ्योरीज आपको समझ में आएगी, नहीं तो आगे की चीज जो नोमेनक्लेचर वगैरह इनके, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 1 बाय 1 चीज, एक एक चीज आपको पकड़नी है, ध्यान से समझना है, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उपसंयोजक यौगिक है, उसके घटक की बात करते हैं, उसका कंपोजिशन की बात करते हैं। मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं आपके सामने, इन चीजों को समझना आप। मैंने जैसे ये कॉम्प्लेक्स ले लिया K4 FeCN6, ये ले लिया मैंने। इसमें देखो 3-4 चीजें देखना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, इतने इतने को, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में बोलते हैं उपसंयोजन समन्वय सत्ता। क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल या फिर समन्वय सत्ता, ठीक है। उपसंयोजक सत्ता भी बोल सकते हैं, समन्वय सत्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको बाहर की साइड दिख रहा है, इधर की साइड या फिर इधर की साइड, दोनों तरफ कोई सी भी साइड, इसको बोलते हैं आयन जोन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन जोन, आयन मंडल बोलते हैं इसको। ये लो, ये जो बाहर की साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन जोन। दोनों तरफ, इधर वाले को भी इधर वाले को। आप इधर की साइड आयोनाइजेशन जोन में कुछ भी नहीं है, इधर की साइड है, समझ में आ रही मेरी बात। चाहे वो इधर की साइड हो चाहे इधर की साइड हो, इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन जोन बोलेंगे, ठीक है।
दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है यहां से देखना, ये जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें भी दो स्पीशीज पाई जा रही है। एक तो ये है आपका एफई और दूसरा है सीएन। समझ में आ गई मेरी बात। तो जो एफ जो बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट के पास से स्टार्ट हो रहा है, जो बड़ा वाला कोष्टक है उसके जस्ट पास से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हमेशा सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल एटम बोलेंगे। जो आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके पास से जो स्टार्ट होता है उसको क्या बोल देंगे अपन? सेंट्रल एटम बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रीय परमाणु। इस चीज को याद रखना, जो बड़े वाले ब्रैकेट के पास से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो आगे छोटे वाले ब्रैकेट में है, इस सेंट्रल एटम के अलावा जो भी बाकी चीज बच जाती है इसके अंदर, चाहे कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, इसको छोड़ के जो भी बच जाता है उसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे? लिगेंड। इसको बोलेंगे अपन लिगेंड। तो ये इतनी टर्मिनोलॉजी आपके सामने निकल के आई है, तो पहले इनको समझते हैं, आगे की बात बाद में करते हैं वन बाय वन की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना इन सब चीजों पे। तो इन चारों पांचों चीजों को अपन समझते हैं, थोड़ा देखना भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, उपसंयोजक सत्ता की बात करते हैं, समन्वय सत्ता की बात करते हैं, समन्वय मंडल की बात करते हैं, ठीक है। तो दो चार डेफिनेशन आपको सीधी सीधी समझ में आ गई। समन्वय मंडल क्या है, समन्वय सत्ता क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? उपसंयोजक यौगिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीशीज है उसको पूरे को क्या बोल देंगे अपन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देंगे। यही इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी कोई नई डेफिनेशन नहीं है, यही इसकी डेफिनेशन होगी कि उपसंयोजक यौगिक में जो आपका बड़ा वाला कोष्टक है उसके अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है? आपका उपसंयोजक सत्ता कहलाता है। समझ में आ गई बात? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज को, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। पहली टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, देखना, आयोनाइजेशन जोन। मैंने क्या बोला? आयोनाइजेशन जोन, आयन मंडल। तो आयन मंडल किसको बोलेंगे? ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये रहा, ये रहा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की साइड जो भी आयन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं, आयोनाइजेशन जोन बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, जो बड़े वाले ब्रैकेट के इधर की साइड है, समझ में आ रही है, वो बाहर की साइड, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इसको अपन क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन जोन बोल देंगे, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजी होगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, जगह जगह पे इनका नाम आएगा, ठीक है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं और अपने चैप्टर में वही चलने वाली है पूरी। इन दो चीजों को आप समझो, पूरे चैप्टर के अंदर वही चलने वाली है, तो इनकी अपन बात करते हैं, अच्छे से समझना। तो पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी सेंट्रल एटम। एफ क्या है आपका? सेंट्रल एटम। इसको मेटल आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल आयन, सेंट्रल एटम या फिर मेटल आयन। समझ में आ गई मेरी बात? इसकी बात करते हैं अपन केंद्रीय परमाणु, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रीय परमाणु। अब ये क्या होता है तो देखना, ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो समझना, पहले डेफिनेशन समझना फिर समझाता हूं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इतना इतना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें पाई जाने वाली ऐसी स्पीशीज, ये रही एफी, जो अन्य एटम्स को जोड़े रखने का काम करती है। सीधी सी बात है, ये एक आपकी स्पीशीज है, एक ऐसी स्पीशीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पाई जाने वाली एक ऐसी स्पीशीज जो अन्य एटम्स को जोड़े रखने का काम करती है। तो ये क्या करेगा? जितने भी सीएन है ना, इन सबको जोड़कर रखेगा उपसंयोजक बंध से। समझ में आ गई मेरी बात? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, समन्वय मंडल में एक ऐसी स्पीशीज जो अन्य एटम्स को जोड़े रखने का काम करती है, उस स्पीशीज को क्या बोलते हैं? मेटल आयन बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं, या केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। आप जो बोलना चाहो बोल दो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब देखना, एक चीज ध्यान देना, पहले मेटल और लिगेंड के बारे में देखो, आगे बात करने से पहले थोड़ी बहुत इनके बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए। ये आपका क्या है? मेटल है, ये है आपका मेटल। एफ की जगह मैं लिख रहा हूं एम, ठीक है। एम आपको बता रहा है कि ये केंद्रीय परमाणु की बात कर रहा हूं, जैसे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है,
ठीक है, तो ये केंद्रीय परमाणु को मैं लिख रहा हूं एम से, किससे लिख रहा हूं, एम से लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो CN है ये है आपका लिगेंड। देखती सी बात है, मैंने बोला जो केंद्रीय परमाणु के अलावा जो भी पाया जाएगा अंदर की साइड वो बाकी क्या होंगे, आपके लिगेंड होंगे। तो ये क्या है, आपका लिगेंड है। ये लो मैंने लिगेंड को लिख दिया L से, ठीक है। थोड़ा सा इन चीजों के बारे में समझना भी आप, ये जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है ना, जो मेटल आयन होता है, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये लो, इसके पास क्या होता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, एक रिक्त कक्षक होता है। ये इसके पास क्या है, रिक्त कक्षक है। ये जो लिगेंड होता है, समझना लिगेंड की भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आगे लिगेंड की बात करेंगे अपन। लिगेंड होता है, लिगेंड की एक विशेषता होती है, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, या तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये दो चीज होनी जरूरी है। लिगेंड होने के लिए क्या जरूरी है, या तो उस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो जो लिगेंड होता है उसके ऊपर या तो मैं चलो लोन पेयर ले लेता हूं, मान लो ये लो लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लो, ठीक है। तो लिगेंड का ध्यान रखना, लिगेंड क्या की बात कर लेंगे अपन। तो इनकी स्ट्रक्चर की देखना, ये दोनों आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, ये कैसे जुड़े रहते हैं, इस चीज की बात कर रहा हूं, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो अब एक चीज ध्यान दो आप, लिगेंड के पास लोन पेयर, और लोन पेयर क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। ये सेंट्रल एटम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है, ठीक है। अब ये लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जो सेंट्रल एटम है उसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। समझ में आ रही है मेरी बात। लिगेंड अपने लोन पेयर क्या कर देगा, जो केंद्रीय परमाणु है उसके रिक्त कक्षक में दे देगा। ये लो, ये इसने अपना क्या दे देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके रिक्त कक्षक में दे देगा। अब क्या देख रहे हो इसके अंदर, क्या देख रहे हो, कैसी शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। 11th क्लास की चीज आ गई केमिकल बॉन्डिंग की, यहीं से स्टार्ट हो जाती है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो 11th की सारी चीजें 11th में अच्छे से पढ़ लेना केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है। तो ये चीज देखो आप, यहां पे लिगेंड है, लिगेंड ने क्या किया, अपने लोन पेयर दे दिए किसको, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है। तो यहां पे जो कौन सी शेयरिंग हुई है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, सेंट्रल एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना है ये अनइक्वल शेयरिंग से बना है, असमान साझेदारी से बना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, उपसहसंयोजक बंध। ये है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध बनता है। समझ में आ गई। तो ये लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा किसको, सेंट्रल एटम को देगा, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीज देख रहे हो क्या, यहाँ पे अपन मेटल किसको बोलते हैं, मेटल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग के किसका निर्माण करे, धनायन का निर्माण करे, केटायन का निर्माण करे, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का निर्माण करे, उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, लूज करेगा, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का निर्माण करेगा, धनायन का निर्माण करेगा, उसको अपन मेटल बोलते हैं। जनरली क्या मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। 11th क्लास में छोटी छोटी चीज अपन पढ़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये एक ऐसी जगह है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, इस चीज को आपको याद रखना है। ये एकमात्र एक ऐसी जगह है मेटल, जहां पर मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अदरवाइज मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये जो CN लिगेंड है, Fe क्या है, सेंट्रल एटम है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इस प्रकार से होगी। समझ में आ गई, इस प्रकार से आपस में इलेक्ट्रॉन देंगे, इस प्रकार से इनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखना। अब देखो इसमें मेटल ने क्या किया है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। सीधी सी बात है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया। अब एक चीज बताइए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लुईस एसिड बोलते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेटल आयन होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है, वो हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बिल्कुल बोल सकता हूं, आपके सामने पड़ा है भाई, आपके सामने पड़ा, यहाँ पे मेटल आयन क्या कर रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, वो आपका लुईस एसिड होता है। तो एक चीज याद रखना, जो मेटल आयन होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव
करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है यहां से बहुत ज्यादा, तो याद रखना। वो क्यों करता है? क्योंकि ये हमेशा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, अपने वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई आपकी केंद्रीय परमाणु की। तो केंद्रीय परमाणु अपने किसको बोलेंगे कि जो आपका उपसंयोजक सत्ता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पाई जाने वाली एक ऐसी स्पीसीज जो अन्य एटम्स को, यहां पे अन्य एटम्स कौन है, लिगेंड, जो लिगेंड को उपसंयोजक बंध द्वारा जोड़े रखने का काम करती है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, मेटल आयन बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। ये हो गई आपकी केंद्रीय परमाणु की बात। आगे पूरे चैप्टर के अंदर केंद्रीय परमाणु लिगेंड, केंद्रीय परमाणु लिगेंड, केंद्रीय परमाणु लिगेंड, ये चलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलने वाला है। तो इन टर्म्स को अच्छे से समझना एक बार आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करके देखना, ये हो गया आपका सेंट्रल एटम। नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड समझना भाई, लिगेंड को भी, लिगेंड के बारे में कल के लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे, अभी आप इसकी डेफिनेशन समझो केवल। ठीक है, तो लिगेंड क्या होता है, देखो लिगेंड क्या है, एक ऋणावेशित स्पीसीज है। लिगेंड क्या है, एक ऋणावेशित बोले तो एनायनिक स्पीसीज है। लिगेंड के होने के लिए एक चीज दिमाग में सेट रखनी है, लिगेंड होने के लिए जरूरी क्या है, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ये दो करेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो लिगेंड होगा, अदरवाइज वो लिगेंड नहीं होगा। ठीक है, तो लिगेंड एक क्या है, एनायनिक, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। समझ में आ गई, क्या है, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, एक ऋणावेशित स्पीसीज है जी, या फिर एक न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल बोले तो उदासीन स्पीसीज है, लेकिन उदासीन है तो उस पर क्या होना जरूरी है, लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई, तो ये क्या है, हमेशा अपने लोन पेयर को या फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको क्या देगा, सेंट्रल एटम को देगा, उसके साथ उपसंयोजक बंध बना के रखने का काम करेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। जैसे जैसे मैंने अभी बताया ना, ये जो लिगेंड क्या कर रहा था, इसके पास या तो ऋणावेश होगा या क्या होगा, लोन पेयर होगा, और ये किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, उपसंयोजक बंध बना के इसके साथ जुड़कर रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात, ये इसके साथ उपसंयोजक बंध बना के, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के इसके साथ जुड़कर रहेगा। सिंपल सी चीज है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, ये दो टर्म थी। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि लिगेंड लुईस क्षार का काम करते हैं, लुईस बेस का काम करते हैं? बोल सकता हूं भाई, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मेटल आयन को दे रहा है। समझ में आ गई बात, ये इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्या हमेशा करेगा? समझना बात को, ये बात सही है कि लिगेंड आपका लुईस क्षार होता है, सही है ये बात, कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमेशा होता है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पकड़ना छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो आपकी कंपटीशन में आपको बाहर कर देती है कंपटीशन से, तो देखना भाई, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। लिगेंड आपका लुईस क्षार होता है, बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमेशा होता है, ये बात करेक्ट नहीं है। लुईस क्षार है, बात सही है, हमेशा है, बात सही नहीं है, सही नहीं है आप बात। ठीक है, चलो, ये हमेशा क्यों नहीं है, देखो लुईस क्षार की क्या विशेषता होती है, लुईस क्षार की विशेषता ये होती है, उसके ऊपर लोन पेयर होता है हमेशा। क्या होता है, उस पर लोन पेयर होता है। ठीक है, लुईस क्षार पे हमेशा क्या होता है, लोन पेयर होता है। जिसपे लोन पेयर होता है वही आपका लुईस क्षार होता है। समझ में आ गई मेरी बात, जिसपे लोन पेयर है वही आपका क्या होगा, लुईस क्षार होगा। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं उनके पास लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिगेंड है। देखो, जैसे मैं आपको एक आगे लिगेंड आएंगे, पाई डोनर लिगेंड, लिगेंड के टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे एक टाइप आएगा पाई डोनर लिगेंड, पाई दाता लिगेंड। समझ में आ गई, तो उसमें पढ़ेंगे। ये मान लो आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये पाई डोनर लिगेंड होता है, एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका पाई डोनर लिगेंड है। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये लिगेंड की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, लिगेंड की तरफ काम करता है। तो लिगेंड तो है ये, अब इसके ऊपर पास लोन पेयर नहीं, मतलब ये लुईस क्षार तो नहीं है, ये लिगेंड है लेकिन लुईस क्षार नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ये जो अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये लिगेंड क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किससे डोनेट करेगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा।
समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये लिगेंड है लेकिन लुईस क्षार नहीं है, क्योंकि लुईस क्षार होने के लिए क्या जरूरी है, उसके ऊपर लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, तो मतलब लुईस क्षार तो नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सभी लिगेंड लुईस क्षार होते हैं? नहीं, ये बात गलत है। लेकिन सभी लुईस क्षार लिगेंड जरूर होते हैं, सभी लुईस क्षार लिगेंड जरूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लुईस क्षार है बोले तो उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और जिस पे लोन पेयर होता है वो तो डेफिनेट आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन सभी लिगेंड लुईस क्षार है, ये बात गलत है। क्यों गलत है भाई? ये देखो आपके सामने, इसके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, लेकिन ये लिगेंड तो है ना, क्योंकि अपने पाई डोनर के इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है ये। इस चीज पे पकड़ करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लिगेंड लुईस क्षार हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सभी लुईस क्षार लुईस बेस आवश्यक रूप से लिगेंड होंगे। इस चीज को अपनी खोपड़ी में सेट रखना, ठीक है? ये थी आपकी लिगेंड की बात। और किसकी बात? लिगेंड की बात हो चुकी है आपकी, और सेंट्रल एटम की बात हो चुकी है। दो तीन टर्मिनोलॉजी की बात और करते हैं भाई, दो तीन टर्मिनोलॉजी की बात और कर लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आपकी आती है आगे निकल के, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या। हिंदी में बोलेंगे उपसंयोजक संख्या। तो देखो ये क्या होता है, सिंपल सी चीज है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका, कोई भी कोऑर्डिनेशन यौगिक है आपका, उपसंयोजक यौगिक है, ये ले लेते हैं अपने, ये ले लेते हैं, सबसे जनरल ये चलेगा आपका K4FeCN6, ये लो। अब इसके अंदर ये जो, ये क्या आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, ये क्या है आपका लिगेंड है। इन दोनों के बीच में कितने उपसंयोजक बंध है, इन दोनों के बीच में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उन बॉन्ड के नंबर ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। समझ में आ गई मेरी बात? कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नंबर कितने हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आप इसके देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो ऐसा बनेगा K4FeCN6, तो Fe क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, ये लो आपका Fe, ये आपका क्या सेंट्रल एटम है। Cn क्या है आपका, लिगेंड है, ये लो सारे के सारे मैं Cn बना देता हूं यहां, सी है ना भाई सारे के सारे, क्योंकि डोनेटिंग एटम आपका सी है, कार्बन है। आगे सीख जाओगे आप करेंगे तो ये देखो इस प्रकार से देगा। भाई मैंने क्या बताया था, जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल एटम को देता है, उपसंयोजक बंध बनाता है, इस प्रकार से उपसंयोजक बंध बनाएगा। कहीं कहीं पे डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा, वो गलत तरीका है, क्योंकि ये उपसंयोजक बॉन्ड ही बनाता है इस प्रकार से। ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे, ये लो सिंपल सा ऐसा सा बनेगा ये। तो बताओ सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड बने टोटल, तो सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में यहाँ पे आपके 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, लिगेंड और उसके बीच में कितने बॉन्ड है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सारी बार आपको ये मत देखना ना जितने लिगेंड होते हैं उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ये गलती मत कर देना। आप कभी ये सोचो जितने लिगेंड होते हैं उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे देखो कितने लिगेंड थे, 6 लिगेंड थे, तो आपने 6 कर दिया। यहाँ पे देखो, आप इधर देखना, आपको मैं कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं FeCN3, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, बड़े ब्रैकेट के पास F, ये केंद्रीय परमाणु हो गया। बाकी बच के वो क्या है, लिगेंड। ये En क्या है आपकी, लिगेंड है। कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड। En को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन ये बोलते हैं। तो कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है। तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताओगे, तो देखो अगर आप ये मानते हो कि जितने लिगेंड होते हैं उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो ये आपकी गलत हाइपोथेसिस है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पे 3 लिगेंड है, तो आप इसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। दिखती सी बात है, 100% आपका गलत होने वाला है, तो ये आपका गलत होगा डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका 100% गलत होगा। ठीक है, तो देखना, देखो एथिलीन, En क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, ये है आपका CH2 NH2 NH2, ये होता है आपका एथिलीन डाइएमीन, ये इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एथिलीन डाइएमीन। NH2 क्या होता है, एमीन वाला ग्रुप होता है, 11th क्लास में नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं अपन, सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो ये क्या है, एथिलीन, ये हो गया आपका डाइएमीन। सेंट्रल एटम कौन है, Fe। कितने हैं एथिलीन डाइएमीन, 3 है। कितने हैं, 3 है। मैंने एक बनाया अभी, एक एथिलीन डाइएमीन बनाया, ऐसे 2 और बनेंगे, एक इधर एक इधर। एक एथिलीन डाइएमीन देखो कितने बॉन्ड बनाता है, एक एथिलीन डाइएमीन 2 बॉन्ड बनाता है। तो दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये दोनों डोनर एटम है, दोनों के दोनों क्या है, डोनर एटम है। तो एक एथिलीन डाइएमीन आपके 2 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, 2 बॉन्ड बना रहा है, ये लो 2 बॉन्ड बनाया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक एथिलीन डाइएमीन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो 3 कितना बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है, उपसंयोजक बंधों की कंप्लीट नंबर, वही आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। एक ने 2 बनाए तो 2 और बनेंगे, तो उन्होंने भी वो भी क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 2 छोटी छोटी टर्म और है, उनको भी करते हैं पूरी। देखो कॉम्प्लेक्स आता है आपका, एक कॉम्प्लेक्स होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो पहले बात करते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखना भाई, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें पाए जाने वाले लिगेंड सारे के सारे एक जैसे हो, सेम लिगेंड होने चाहिए, लिगेंड अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये अपना ये वाला एग्जांपल देखो, K4Fe CN6, इसमें लिगेंड का काम कौन कर रहा है, CN कर रहा है, साइनाइड कर रहा है। CN क्या, साइनाइड है, ये लिगेंड का काम कर रहा है। कितने हैं, 6 है। क्या वो 6 के 6 एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे के सारे CN है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर पाए जाने वाले लिगेंड क्या हो, सेम हो, सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हो, उसको क्या बोलेंगे अपने, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले लिगेंड सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें पाए जाने वाले लिगेंड क्या हो, अलग अलग हो। लिगेंड अगर अलग अलग टाइप के हो, देखते हैं अभी, देखो ये देखो, जैसे ये मान लो आप, इसी को मान लो Fe और ये आपका CN, इसको कर लो आप जैसे CN3 और इसको भी कर दो NS3, ये कर लो। अब देखो इसमें क्या लिगेंड सेम है, नहीं है। इसमें क्या है, इधर देखो, CN एक लिगेंड तो CN है, दूसरा कौन सा है, NS3 है। अलग अलग टाइप के लिगेंड है, एक जैसी लिगेंड नहीं है सारे। भाई ये तो आपका केंद्रीय परमाणु हो गया, केंद्रीय परमाणु को छोड़ के अन्य जो भी बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिगेंड। तो लिगेंड ही ये है, लिगेंड ही ये है। तो क्या इसमें एक ही टाइप के लिगेंड है, नहीं, इसमें क्या है, आपके अलग अलग टाइप के लिगेंड है। इसलिए ये हमेशा आपका क्या कहलाएगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, बाकी चैप्टर अपन कल बढ़ाएंगे आगे। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लेना, कमेंट कर दीजिएगा, वापस समझा दिया जाएगा आपको। एक एक चीज एक्सप्लेन, शुरू से इन हर चीज को आपको समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे समझ में आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ये चैप्टर स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा। और बोले तो सबसे कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी, 12th के लिए भी, हर नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से समझना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।